चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था, राइट? एंड वी स्टार्टेड विद द न्यू काइंड ऑफ बॉन्ड दैट वाज कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी बिटवीन द टू एटम्स, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रही थी? म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड वाज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड पूछ रहा हूं ना, बॉन्ड का नाम तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट द कंपाउंड वाज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि वो शेयर्ड पेयर में दोनों का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, पर शेयर दोनों कर रहे हैं, यानी अब वो दोनों दोनों के हैं। ठीक है। हमने तीन टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड देखी थी। सिंगल, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल डैश बिटवीन द टू एटम्स। एक हमने देखी थी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डेफिनेशन लिख लेते तीनों का। अगर दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो इट इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इन द सेम वे अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, डिनोटेड बाय ट्रिपल डैश। ठीक है। तो ये हमने लास्ट देखा था। कुछ एग्जांपल देखे थे। वी सॉ द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2O, Cl2, ऑक्सीजन O2, N2, CO2, HCl, इन सबका देखे थे। एक आध और करते हैं एग्जांपल, फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है। तो एक एग्जांपल और आप लोग करिएगा। CO2 तो लिख चुके हैं ना। चलिए CH4, CH4 का नाम है मीथेन। CH4 को बोलते हैं मीथेन। अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में मीथेन। अपन ये भी पढ़ेंगे कि इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा। ठीक है। इसका नाम और कुछ क्यों नहीं आया, मीथेन ही क्यों लिखे नाम इसका। तो CH4 है मीथेन, इसका हम कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है। एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो कार्बन को बीच में रखिएगा और चारों हाइड्रोजन को आजू बाजू में सर्कल बना के। ठीक है। सबका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेना। कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन बैठाओगे? हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4। एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फ़िगरेशन भी 1। करेक्ट। तो कार्बन बैठ गया बीच में, है ना, विथ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। 1, 2, 3, 4। करेक्ट। ये कार्बन हमारा विथ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब बनाते हैं इनके अराउंड में हाइड्रोजन्स। तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। ठीक है। ऑल विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच। होगा ऐसा? अब होगा शेयरिंग पार्ट। ठीक है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन को टोटल 4 चाहिए 8 होने के लिए। करेक्ट। तो कार्बन चारों से एक एक बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन का काम हो जाएगा और सब हाइड्रोजन का भी काम हो जाएगा। तो ये रहा एक हाइड्रोजन का डुप्लेट, ये रहा दूसरे हाइड्रोजन का डुप्लेट, यानी कि उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा तीसरे का, और ये रहा चौथे का। और रही बात कार्बन की, तो ये रहा कार्बन का 8। समझ में आया क्या? हाँ। तो देखो, फॉर्मूला से अपन स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, पर पहले आपको ये लिखते आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगी कि कैसे करनी है। क्लियर हुआ है डायग्राम CH4 मीथेन का? ठीक है। अमोनिया का ही बना लो। अमोनिया हमने कल देखा जरूर था, है ना, पर बनाए नहीं थे। NH3 बनाइए। मतलब मैंने बोर्ड पे बना दिया था, आप लोगों ने कॉपी में शायद नहीं बनाया था अमोनिया का। तो अमोनिया का बना लीजिए, NH3 का। तो फॉर्मूला इज NH3 और इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। अमोनिया। ठीक है। दो एलिमेंट इन्वॉल्व है इसमें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाँ, 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,4।
5, मतलब नाइट्रोजन के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कंफिग्रेशन भी 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए बनाइए इसको। तो ये एग्जांपल लिख लोगे तो टोटल हमने 8-9 एग्जांपल बना के देख लिए हैं कॉपी में, ठीक है ना? क्योंकि इसका फॉर्मेशन आता है, अपन ने जैसे मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ा है, वहां पे हम ट्रांसफर कर देते इलेक्ट्रॉन को। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता था नॉन मेटल को, और उसको अपन एरो से शो करते थे, है ना? लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में। वहां पे मेटल कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और नॉन मेटल कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो दे वर शोन बाय एरोज, और वो एरो क्या शो कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो वन वॉज गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, अनदर वॉज गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड अल्टीमेटली बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, जैसे भाई 4:30 टाइम है पहुंचने का, 4:30 घर से निकलने का टाइम नहीं है। ठीक है, बना अमोनिया। तो नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन आपका विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नेक्स्ट बना देते हैं हाइड्रोजन विथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। अब कर देते शेयरिंग। तो ये रहा एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये तीसरे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, और ये रहा आपके नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। समझ रहे हैं क्या? तो यहां ऐसे ओवल या सर्कल्स बना बना के ओवरलैपिंग दिखाते हैं, और 8-8 दिखाते हैं ऐसे। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेड डालना। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, covalent compounds consist of molecules, covalent compounds consist of molecules, covalent compounds consist of molecules, covalent compounds consist of molecules। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे ना तो हमें याद रखने में आसानी होगी। हमने जब आयनिक बॉन्ड पढ़ी थी तो आयनिक कंपाउंड्स के भी 5-6 पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक के पढ़े थे। उसमें पहला पॉइंट था कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। सुन रहे हैं क्या? आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। जैसे कि आपने NaCl बना दिया, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो ये आयंस का बना होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो मैंने आप लोग को एक एग्जांपल ही बताया था कि ऐसा कुछ क्यूब होता है, इफ एनीवन रिमेंबर्स, है ना? और इन क्यूब्स के आप जो कॉर्नर्स देख पा रहे हो, इन कॉर्नर्स में एक एक आयन होता है। अगर ये Na पॉजिटिव है तो उसके नेबर में कौन कौन होते हैं? Cl नेगेटिव। समझ रहे? जैसे अगर ये Na पॉजिटिव है तो ये नेबर वाले जो उसके नियरेस्ट नेबर है, तो ये एक नियरेस्ट नेबर क्यूब है ना, तो ये साइड और ये साइड तीनों सेम होंगे, बट डायगोनल तो अलग होगा ना। तो जो तीनों नेबर है वो तीनों कौन होंगे? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ये वाला फिर से होगा Na पॉजिटिव। अब ये अगर Na पॉजिटिव है फिर इसका नेबर Cl नेगेटिव, ऐसा करके हमारा क्या होता है? पूरा क्रिस्टल लैटिस रेडी होता है। यहां तो मैं गैप दिखा रहा हूं आपको,
बट जब एक्चुअल कंपाउंड हम देखेंगे तो ऐसे गैप्स नहीं होते हैं। जस्ट टू शो दैट क्यूब हम ऐसा गैप दिखाते हैं, अदरवाइज होता कैसा है, 1 2 3 4 और इसके ऊपर 4 स्पीयर और रख दो। जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे 4 फुटबॉल पड़ी हुई है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और उनके ऊपर 4 और रख दी गई है, तो एक क्यूब बन जाएगा। इमेजिन कर पाए मैंने क्या बोला? आपको एक प्लेन पे 4 फुटबॉल रखनी है, 1 2 पीछे 2 3 4, राइट, और इन्हीं के ऊपर एक एक और रखनी है, तो एक क्यूब बन जाएगा ना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे आयनिक कंपाउंड का, जहां पे हर एक बॉल एक आयन होती है। समझ रहे हैं? बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस। क्लियर है? तो यहां फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करो, अगर मैं बोल दूं कि यहां पे हाइड्रोजन गैस है बहुत सारी, तो हर एक हाइड्रोजन गैस कैसी है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। H2, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल, ये रहा तीसरा मॉलिक्यूल, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक ऑक्सीजन एटम है, फिर दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये तीसरा ऑक्सीजन एटम, या ऑक्साइड आयन है, ऐसा नहीं दिखेगा। ना वो इस फॉर्म में रहेंगे, ना वो इस फॉर्म में रहेंगे, ना आयनिक फॉर्म में, ना एटॉमिक फॉर्म में, तो किस फॉर्म में रहेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म में। एक ग्लास ऑफ वाटर ले लो, उसमें सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, H2O के। हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ वाटर। वाटर के एटम्स थोड़ी ना होते, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, दोस मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, बट वहां पे अंदर सब क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कोई भी आप कोवेलेंट कंपाउंड उठा लो, इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। एम आई क्लियर? एंड दोस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग। और इस पेयर को हमने क्या नाम दिया था, शेयर्ड पेयर, याद है? इसको अपन शेयर्ड पेयर बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे थे, जल्दी बता दो। हाँ, लोन पेयर। एलोन मत बोलना, लोन पेयर। एलोन नहीं है ना, अकेला नहीं है वो। अकेला को एलोन बोलते हैं ना। लोन मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो दीज आर शेयर्ड पेयर। क्लियर हुआ ये? पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर या कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल हाइफन डाल के एक लाइन भी लिख लो। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट हैव आयंस। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट हैव आयंस। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, हेडिंग ये है ना हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये हमारी हेडिंग है। जिसका पहला पॉइंट है, कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइफन डाल के इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डू नॉट हैव आयंस, एंड डू नॉट हैव आयंस। फॉर एग्जाम्पल H2O2 N2 H2O etc. H2 N2 O2 H2O etc. ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, वहां एक पॉइंट लिखे थे कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, क्योंकि वो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। और हमें पता है कि अगर एटम्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इफ दे आर टाइटली पैक्ड, तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं, सॉलिड्स। इफ दे आर लूजली पैक्ड, दे कैन बी लिक्विड और गैस। तो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड जनरली लिक्विड्स या गैस होते हैं। हमने अभी तक देखा, अभी आपने जो 4 एग्जाम्पल लिखे, उसमें 3 गैस है रूम टेम्परेचर पे, और एक लिक्विड है। वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे गैस है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो लिखो अगला पॉइंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली
ये सेकेंड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स एंड गैसेस. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स एंड गैसेस. यूजुअली लिख रहे हैं, है ना, ऑलवेज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि डायमंड कार्बन का ही बना हुआ एक, है ना, मॉलिक्यूल बोल लो या फिर मटेरियल बोल लो, इट इज नॉट लिक्विड या गैस, इट इज अ सॉलिड, दैट टू हार्डेस्ट सॉलिड. ठीक है, इसलिए अपन ने यूजुअली वर्ड यूज किया है कि दे आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखते हैं इसका रीजन. दिस इज ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू वेरी वीक force of attraction. This is due to very weak force of attraction. This is due to very weak force of attraction between their molecules. Between their molecules. Very weak force of attraction between their molecules. थोड़ा अंदर से जाओ आप लोग, यहाँ पे आ जाओ अभिनव या अक्षत, आप आ जाओ यहाँ पे. लिखिए इस पॉइंट को. क्या लिखा हमने कि लिक्विड या गैसेस क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. एक H2 दूसरे H2 को सिर्फ कैसे अट्रैक्ट कर रहा है? वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. इस फोर्स का नाम क्या होता है? वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. या आप इसको ऐसे समझिए कि अपन जो क्लास 9th में पढ़ते थे ना, ग्रेविटेशन, याद है आपको? तो ग्रेविटेशन क्या होता था? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था? हाँ, ऐसा नहीं बोलेंगे कि अर्थ हमें अट्रैक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज वन काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या होता है? कोई भी दो बॉडी जिसका मास है, कोई भी दो बॉडी जिसका मास है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों का मास है, बहुत कम है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. सुन रहे हैं? वॉन्डरवॉल्स, स्पेलिंग देखिएगा, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है. वही हम फिजिक्स में ही पढ़ते थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर. ठीक है, और वही अपन बात करते हैं अगर आयनिक कंपाउंड की, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए, तो इससे क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, एटम्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर. यहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, विच इज स्ट्रॉन्गर देन द वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, हमने अभी जो लिखा है ना, आपने क्या लिखा पॉइंट कि दिस इज ड्यू टू वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स. आप चाहो तो ब्रैकेट में ये लिख भी लेना, वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, आप लोगों को टाइम वाइम नहीं पता है क्या? सब उठ के आ रहे हैं, हाँ? सबकी गाड़ी पंचर हो गई भाई, हाँ? क्या है टाइम अभी ना? हाँ, 4:30 घर से निकलने का कि यहाँ पहुंचने का? तो फिर तेरा फर्स्ट डे नहीं है, तेरा हर बार का लेट है. शुरू में कुछ छूट जाएगा, फिर क्या समझ में आएगा क्लास में आगे? अपन टाइम पास करने बैठे हैं बस क्लास में, कि आए हैं आज का खाना पूर्ति करो और चलो, कि 2 घंटा निकालना है, 1 घंटा यहाँ टाइम पास करेंगे, 1 घंटा बगल में टाइम पास करेंगे, फिर घर चले जाएंगे. फिर ऐसे ही कल अगला रूटीन, फिर 15-20 मिनट आधा घंटा लेट आ रहे हैं, टहलते टहलते घुस रहे हैं क्लास में, उसके बाद भी 10 मिनट तक समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, फिर 15 मिनट बाद छुट्टी, फिर घर चले गए, फिर ऐसे ही अगले दिन आ रहे हैं. क्या लिखे? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख लिए. तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे ना. तो इसको अपन आयनिक से कंपेयर करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, आयनिक कंपाउंड में अपना पहला पॉइंट था कि आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस. यहां का पहला पॉइंट है दिस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. सेकेंड पॉइंट था आयनिक का कि आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड्स एंड दीज आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट. कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव जनरली
covalent compounds have generally low melting and boiling points. Covalent compounds have generally low melting and boiling points. Covalent compounds have, हाँ, ये और सेकेंड पॉइंट रिलेटेबल है ना. Covalent compounds have generally low melting and boiling points. होना भी चाहिए. जो हार्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना. जो सॉफ्ट है या लिक्विड है या गैस है, उनका तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा. तो ये सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आर रिलेटेबल. दे आर, मतलब सेकेंड, आप बोल सकते हैं कि थर्ड पॉइंट का रीजन सेकेंड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट का रीजन सेकेंड पॉइंट है. मतलब अगर आपको थर्ड पॉइंट का भी रीजन पूछेगा तो आपका रीजन सेम होगा, बिकॉज ऑफ वेरी लो या वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो उनको सेपरेट करना आसान होगा ना, कि मुश्किल होगा. अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, देन उसको सेपरेट करना मुश्किल होगा. तो सॉलिड्स में तो दोनों आपस में एकदम अट्रैक्टेड है, तो मेल्ट करने में आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के वो अलग होंगे. लिक्विड्स में तो पहले से ही दूर दूर है, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे अलग हो जाएंगे. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, covalent compounds do not conduct electricity. Covalent compounds do not conduct electricity. Covalent compounds do not conduct electricity. वहां लिखे थे अपन आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट उसके लिए भी कंडीशन थी कि दे शुड बी आइदर इन देयर एक्वस फॉर्म या मोल्टन फॉर्म. सॉलिड फॉर्म में तो आयनिक कंपाउंड भी बैड कंडक्टर्स होंगे. इसका कारण है, ध्यान देंगे इधर, जैसे आपने लिया सॉलिड NaCl. NaCl आपने क्या ले लिया? सॉलिड वाला. तो सॉलिड NaCl में आयंस अलग अलग नहीं रहेंगे, बाउंडेड है वो. हमको चाहिए फ्री आयंस. कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कहीं फ्लो करानी है ना, तो आपको फ्री चीजें चाहिए. जैसे वायर में या मेटल्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लिक्विड में हमारे पास फ्री आयंस होते हैं. तो आइदर यू नीड इलेक्ट्रॉन्स और यू नीड आयंस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल में हमारा काम ये करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारा काम ये करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब द लिक्विड कंडक्टर्स बोल सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स आर नथिंग बट द लिक्विड कंडक्टर्स, जिसके अंदर ऐसे फ्री आयंस होंगे, दे विल हेल्प इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो सॉलिड फॉर्म में तो आयन है ही नहीं इसके पास, क्योंकि दोनों अट्रैक्टेड है, दोनों जुड़े हुए हैं. ठीक है, पर जैसे ही आपने इसको मेल्ट किया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. या फिर अगर आपने इसको पानी में मिला दिया, तो भी ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा. तो इन दोनों ही केस में आयनिक कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सुन रहे हैं क्या? विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा. ये बात हो गई आयनिक कंपाउंड की. अब कोवेलेंट कंपाउंड के पास तो आयंस है ही नहीं, आप भले उसको किसी भी स्टेट में रख लो, तो जब फ्री आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. समझ रहे हैं क्या? तो ये फोर्थ पॉइंट हुआ. तो इसमें रीजन भी लिखता है हाइफन डाल के. क्या लिखे? कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी as they contain neither the ions as they contain neither the ions nor free electrons as they contain neither the ions nor free electrons necessary for conduction. ठीक है, ये अपन एसिड बेस में पढ़ते भी थे, अगर आपको याद हो, कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्लूकोज डज नॉट. क्योंकि एसिड जब पानी में जाता है तो आयंस में ब्रेक हो जाता है, पर ग्लूकोज जब पानी में जाएगा तो आयंस में ब्रेक नहीं होगा. अल्कोहल जब पानी में जाएगा तो आयन में ब्रेक नहीं होगा. तो जब तक हमारे पास आयंस नहीं होंगे फ्री वाले, फ्री मतलब कि मुफ्त में मिल रहे वाला फ्री नहीं, फ्री मतलब जो फ्रीली घूम पा रहे हैं उनको फ्री बोल रहे हैं, कि दे आर फ्री टू रोम अराउंड. अब ये दोनों फ्री नहीं है ना, ये इसको अट्रैक्ट करके रखा है और ये इसको अट्रैक्ट करके रखा है. तो जब तक वो फ्री नहीं होंगे, जब तक एक दूसरे की पकड़ से छूटेंगे नहीं,
जो कि कब छूटेंगे, मेल्ट करने पर या पानी में डालने पर, तब वो बनेंगे फ्री, आजाद, और तब वो घूम करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। समझ रहे हैं क्या? चलिए लास्ट पॉइंट लिखेंगे। वहां एक लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट। ये नहीं लिखना है जो बोल रहा हूं ना, ये अपन पिछला वाला डिस्कस कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलार सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलार। पोलार मतलब पानी एक पोलार सॉल्वेंट है, बाकी आपके जितने भी और सॉल्वेंट होते हैं, जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट होता है, ईथर होता है, बेंजीन होता है, ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो मैंने आपको उस समय कंसेप्ट बताया था, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। लाइक डिसॉल्व लाइक कहने का मतलब, अगर कोई कंपाउंड आयनिक है, जैसे ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके लिए हमको सॉल्वेंट जिसमें ये घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए, वो भी आयनिक चाहिए। तो आयनिक वाले को आयनिक चाहिए, नॉन आयनिक वाले को नॉन आयनिक चाहिए। अब हमारा कोवेलेंट कंपाउंड ठहरा नॉन आयनिक, आयनिक है ना उसके पास, तो नॉन आयनिक हुआ, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि पानी के पास तो आयंस है, तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बट हाँ, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके पास आयंस नहीं है, उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। Covalent compounds are generally insoluble in water, are generally insoluble in water, but they are soluble in non-polar solvents. But they are soluble in non-polar solvents. But they are soluble in non-polar solvents. हाँ, बट उसके अंदर पोलैरिटी है, उसको समझाता हूं कैसे। H2O भी कोवेलेंट कंपाउंड है ना, करेक्ट, तो इसकी ये भी आपके नॉन पोलर होना चाहिए था, क्योंकि यहां भी कोई लॉस या गेन थोड़ी ना हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो यहां भी लॉस गेन नहीं हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहां से आ गया? यहां तो चलो लॉस गेन होता है, तो जो जिसने लॉस किया, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको पॉजिटिव मिल गया, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसको नेगेटिव मिल गया। तो यहाँ तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आता है, इसलिए अपन इसको पोलार बोलते हैं। बट वाटर तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसका तो अपन ने बनाया था ना, ओ और एच के बीच में शेयरिंग हो रही थी। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि ओ ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है ऑक्सीजन को, दिया ना, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है। बट हो क्या रहा है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास तो थोड़ा बहुत मेटालिक कैरेक्टर भी है ना, हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी कि आपको H प्लस भी मिलेगा और H नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन कैन लूज इट्स ओनली इलेक्ट्रॉन टू बिकम H पॉजिटिव एंड इट कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम H नेगेटिव, दोनों काम कर सकता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के अंदर सबसे लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, समझ रहे हैं क्या? बट मेटलों के सामने वो अच्छा नॉन मेटल है, समझ रहे हैं? बट बाकी जो नॉन मेटल्स है वो तो प्योर नॉन मेटल है ना, तो उनके सामने हाइड्रोजन थोड़ा सा कम नॉन मेटालिक है। अब आप लोग याद करिए, हम नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करते थे कि नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मेटल्स की होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और नॉन मेटल की होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, करेक्ट? तो यहां क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा नॉन मेटालिक है, तो इन्होंने बात करके शेयरिंग तो कर ली, बट अब ऑक्सीजन अपना नॉन मेटालिक पन दिखाएगा। नॉन मेटालिक पन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, पहले जबकि बात हो चुकी है ना, पर अब ऑक्सीजन उसको धोखा दे रहा है कि हम पहले वो उसने बात की कि म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे भाई, तो चल बीच में टिफिन रखते हैं दोनों का, है ना, तो दोनों का बीच में टिफिन रखा गया, वो आदमी सामने बैठा है, यहाँ ऑक्सीजन बैठा है। धीरे से क्या किया ऑक्सीजन ने पता है, उसने दोनों टिफिन को अपनी तरफ पास ले आया। पास ले आएगा तो जल्दी खा पाएगा ना, जल्दी जल्दी हाथ जाएगा, जल्दी जल्दी खाएगा, ऐसा किया ऑक्सीजन। समझ रहे हैं क्या? तो इससे क्या हुआ, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं आ गए ना उसके पास, बस इलेक्ट्रॉन थोड़े से पास आ गए उसके, मतलब कंप्लीटली गेन नहीं किया उसने ना, हाइड्रोजन ने कंप्लीटली लूज किया है, बस ये बोल लो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर ना ऑक्सीजन के थोड़े पास आ गए, जिससे क्या होगा, इसको कंप्लीट नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, बट पार्शियल नेगेटिव मिल सकता है। तो उसको पार्शियल नेगेटिव को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 8 भी पूरा नहीं बना है, पार्शियल, हाँ डेल्टा, ठीक है, तो ये होता है आपका पार्शियल नेगेटिव। तो जब इनको पार्शियल नेगेटिव मिला तो इन्होंने भी कंप्लीटली लूज नहीं किया है, तो इनको मिलता है पार्शियल
पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, भले कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया है बट पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है। इसलिए वाटर कहलाता है एक तरह से पोलार सॉल्वेंट। समझिए क्या? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एक ज्यादा नॉन मेटालिक है और एक कम नॉन मेटालिक है, तो ज्यादा नॉन मेटालिक वाले ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रो, हम बोलते हैं ना नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, कि शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचना। एम आई क्लियर? तो उसके कारण मिलता है इसको नेगेटिव और इनको मिल जाता है पार्शियल पॉजिटिव, नॉट कंप्लीट पॉजिटिव, नॉट कंप्लीट नेगेटिव, एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म पोलार्स, पोल्स, दे फॉर्म पोल्स। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, जबकि यहाँ तो कोई शेयर और लॉस नहीं हुआ, मतलब गेन और लॉस नहीं हुआ है, यहाँ तो शेयर हुआ है, तो शेयर होने के कारण यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो लूज और गेन में आता है, किसी ने लूज किया किसी ने गेन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, तो ये एक तरह का पोलार कोवेलेंट कंपाउंड है। क्या है? पोलार कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, एक नॉन पोलार भी समझते हैं, Cl2, ये भी तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना। Cl और Cl के बीच में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ है, करेक्ट? ये पेयर दोनों का है, याद है? अब ये दोनों सेम नेचर के हैं, कोई एक दूसरे से ज्यादा नॉन मेटालिक नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे यहां पे था ऑक्सीजन वॉज मोर नॉन मेटालिक देन हाइड्रोजन, बट यहां तो ऐसा नहीं है ना, जितना ये पावरफुल है उतना ये भी पावरफुल है, तो ये अब अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, ना ये अपनी तरफ खींच पाएगा, तो यहां पे पोल्स क्रिएट नहीं होंगे। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन पोलार मॉलिक्यूल, और ये था एक पोलार मॉलिक्यूल। समझ में आया क्या? तो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स को एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल सॉल्वेंट चाहिए घुलने के लिए, डिसॉल्व होने के लिए, क्योंकि नॉन पोलार को नॉन पोलार चाहिए और पोलार को पोलार चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलार सॉल्यूट बोल रहा है कि मैं पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होऊंगा, नॉन पोलार में डिसॉल्व नहीं होऊंगा, और नॉन पोलार सॉल्यूट बोल रहा है कि मेरे को नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए तभी मैं डिसॉल्व होऊंगा। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्लियर है? तो आयनिक में हमने पढ़ा था, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलार, तो दे वर इजीली सॉल्युबल इन वाटर बट वेर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट। अब यहां उल्टा हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर विच इज अ पोलार। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 5 पॉइंट्स हो गए ना। तो एग्जांपल लिखना कुछ नॉन पोलार सॉल्वेंट के, क्योंकि इसके नॉन आपको कोवेलेंट कंपाउंड को तो डिसॉल्व करने के लिए नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए ना, तो एक नॉन पोलार सॉल्वेंट के एग्जांपल लिखते हैं। आपने से अभी पॉइंट लिखा है ना कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलार सॉल्वेंट्स। नॉन पोलार सॉल्वेंट्स लाइक, उसी में कंटिन्यू करना, उसी पॉइंट में, नॉन पोलार सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ईथर, ETHER, ईथर, बेंजीन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम पढ़ के इसका फॉर्मूला बता सकता है कोई? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, CCl4 इसका फॉर्मूला है। कार्बन टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, धैर्य, टेट्रा मतलब, ठीक है, तो मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO, कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, तो टेट्रा मतलब 4 होता है, तो इसको भी आप चाहो तो कंपाउंड बना के देख सकते हो, कार्बन बीच में रहेगा, याद है? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे ना इसको भी, और 4 क्लोरीन इसके आजू बाजू रहेंगे, ये पहला क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चारों के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे? 7, 287 होता है ना, क्लोरीन कितना होता है? 2, 8,
अरे 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2,8,7, तो ये 7 इसके अराउंड बैठ गए, 7 इसके अराउंड बैठ गए, 7 इसके अराउंड बैठ गए, और 7 इसके अराउंड। ठीक है, ये हो गया इस क्लोरीन का 8 कंप्लीट, ये हो गया इस क्लोरीन का 8 कंप्लीट, इसको मत ओवरलैप कर देना है ना। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया इस क्लोरीन का 8 कंप्लीट, और ये इस क्लोरीन का 8 कंप्लीट। अब कौन बच गया? कार्बन। कार्बन के लिए क्या करेंगे? ये चारों ले लेंगे ऐसा, ये CCl4 का स्ट्रक्चर हो गया। समझ रहे हैं क्या? इसको दिखाना कैसे है? हर सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश, तो C के अराउंड में एक Cl, इधर एक Cl, इधर एक Cl, और इधर एक Cl, और सारे Cl के पास 3-3 लोन पेयर्स। ये होता है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट हेड डालना, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कार्बन का ही अलग अलग टाइप का फिजिकल नेचर या फिजिकल बिहेवियर, या कह लो फिजिकल स्ट्रक्चर, कि कार्बन ग्राफाइट भी बनाएगा, वही कार्बन से डायमंड भी बन रहा है ना, वही कार्बन से कोक, चारकोल, कोल। हम जब भी रिएक्शन में लिखेंगे कि कोल इज बर्निंग इन एयर, या कोक इज बर्निंग इन एयर, या चारकोल इज बर्निंग इन एयर, है ना, सबका मतलब कार्बन ही होता है। सुन रहे हैं क्या? मतलब कार्बन से ही चारकोल बना है, कार्बन से ही ग्राफाइट बना है, कार्बन से ही डायमंड बना है, बट सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। रीजन है उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे हम ग्राफाइट और डायमंड को अगर कंपेयर करें ना, तो दीज आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक है ग्राफाइट, अभी मत लिखना, मैं लिखवाऊंगा। एक है ग्राफाइट, दूसरा है डायमंड, है ना। तीसरा अपन और पढ़ेंगे, पर इन दोनों के बारे में पहले स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने नाम सुने हैं, ग्राफाइट और डायमंड हमने नाम सुने, राइट। तो दोनों ही बने हुए हैं कार्बन के, और कोई दूसरा एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कार्बन कार्बन की आपस में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है, पर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। दैट इज वाई इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग कहने का मतलब, ग्राफाइट एक तरह से सॉफ्ट मटेरियल होता है, जबकि डायमंड हमारा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, अपन ने पढ़ा है ना एक्सेप्शन में, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट कैन, याद है? तो ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, डायमंड नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इसका रीजन है उनका स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्राफाइट में कार्बन ना लेयर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। लेयर्ड मतलब पहले एक लेयर में पूरे कार्बन की एक प्लेट है, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और लेयर ऐसी होती है कि पहली लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इसलिए हम ग्राफाइट को यूज करते हैं ग्रीस बनाने में। ग्रीस जानते हैं? तो ब्लैक कलर का होता है ना, हमारी गाड़ियों में और मशीन्स में डाला जाता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ग्रीस, समझ गए? आपके गाड़ियों में भी होता है, वो ब्रेक वेक में डालते हैं ग्रीस, है ना, ताकि थोड़ा वो फ्रिक्शन कम रहे, आप स्मूथली ब्रेक प्रेस कर सको। ठीक है, तो ग्रीस बनाते हैं हम ग्राफाइट से, क्योंकि ग्राफाइट की लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप हो सकती है, तो वो जो ग्रीस आपका ग्रीस होता है वो स्लिपरी होता है। ठीक है, तो ग्राफाइट को यूज करते हैं हम ग्रीस बनाने में। कारण है उसका स्ट्रक्चर जो कि कुछ ऐसा होता है। ध्यान देना, ये कार्बन का मैं क्या बना रहा हूं, हेक्सागोनल रिंग। दिख रहा है आपको हेक्सागन? एक हेक्सागन समझते हैं ना, द पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स। 6 साइड्स है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। तो ये हेक्सागन एक के बाद दूसरा ऐसे अटैच रहता है, देखना। ठीक है, वैसे ही यहां पे भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 हो गए हैं, 4 5 6। तो ऐसे एक ये फर्स्ट लेयर बन रही है ना, ऐसी एक लेयर के बाद ऐसी ही दूसरी लेयर इसके नीचे होगी। तो आप देखना कि हर एक कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखना। इस वाले कार्बन को देखो, क्योंकि यहां से तो स्ट्रक्चर अधूरा है,
अधूरा क्यों बोल रहा हूं? देखिए ये अभी एक और किसी हेक्सागन का पार्ट होगा, ये जाएगा ना और हेक्सागन बन रहा होगा लाइक दिस, फिर ये भी ऐसा एक हेक्सागन बना रहा होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर बीच का तो ये कंप्लीट है ना, ये भी कंप्लीट है। तो आप देखो इस कार्बन ने कितने कार्बन के साथ कनेक्शन किया है? 3, 1, 2, 3। जबकि आप ध्यान देना कि यहां पे कार्बन को 4 बॉन्ड बनानी पड़ेगी अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, एम आई क्लियर? कि कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड बनाना भी पड़ेगा उसको। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको 8 करना है, अगर उसको 8 करना है तो उसको 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनानी पड़ेगी 4 एटम के साथ, तभी उसको एक एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले का मिलेगा और खुद का 4 सामने वाले का मिला के 4 मिलके 8 हो जाएंगे। होगा ना ऐसा? तो आप ये समझो कि हर एक कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। और वही दूसरी तरफ डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेटवर्क जैसा। नेटवर्क जैसे एक जाल जैसा। जैसे ये कार्बन है तो ये कार्बन और 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा। अब आप इसी कार्बन को देखो, बीच वाले को, 4 कार्बन से कनेक्टेड है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, चारों के चारों क्या हो गए? यूटिलाइज हो गए। जैसे यहां हो रहा है ना, चारों के चारों यूटिलाइज, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास, तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखना एलोट्रॉप्स की। एलिमेंटल कार्बन एग्जिस्ट इन, एलिमेंटल कार्बन, एलिमेंटल कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। ये सब नेचर में पाए जाते हैं। एलिमेंटल कार्बन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर which have different physical properties, which have different physical properties, which have different physical properties. Full stop. Next line में allotropes are the different forms of same element. Allotropes are the different, allotropes are the different forms of the same element. Allotropes, allotropes are the different forms of the same element, of the same element, having different physical properties, having different physical properties, having different physical properties, but almost similar chemical properties, but almost similar chemical properties, but almost similar chemical properties. ठीक है, और इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, द फिनोमिना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द टू कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर, द टू कॉमन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर, द टू कॉमन allotropic forms of carbon are, the two common allotropic forms of carbon are diamond and graphite, diamond and graphite, diamond and graphite। एक तीसरा और पढ़ेंगे बट वो इतना कॉमन नहीं है, नाम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझेंगे बस। तो डायमंड ग्रेफाइट के बारे में एक एक पैराग्राफ लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना इन डायमंड, इन डायमंड, इन डायमंड each carbon atom is
in diamond each carbon atom is bonded to four other carbon atoms. Each carbon atom is bonded to four other carbon atoms. In diamond, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, forming a rigid मतलब hard, forming a rigid three-dimensional structure. Forming a rigid three-dimensional यानी कि 3D three-dimensional structure. Three-dimensional structure. Full stop. Therefore, diamond is an extremely hard crystal. Therefore, diamond is an extremely hard crystal. Extremely hard crystal with very high melting point. With very high melting point. With very high melting point. With very high melting point and high density. And high density. And high density. ठीक है, चलो ग्राफाइट के लिए एक पैराग्राफ बनाते हैं. स्ट्रक्चर आप लोग घर पे बना लेना, बुक पे आप लोग के दिया होगा. बुक में बुक रखे होगा कोई? बुक में देखो एक बार कौन से पेज पे है, डायग्राम दोनों का दिया होगा. मिला क्या? दिखा था. पेज नंबर 61. ठीक है, मिला. पेज नंबर 61 अलग से ऐसे येलो बॉक्स में है, मोर टू नो करके लिखा है ना, जो आप लोग का अलग सेक्शन मोर टू नो. उसमें येलो बॉक्स में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बना हुआ है और एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट है, और एक और है थर्ड जो अभी अपन पढ़ने वाले, दैट इज बकमिंस्टर फुलरीन. वो सॉकर बॉल जैसा होता है, सॉकर बॉल होती है ना, सॉकर, उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर अपन वहीं से बनाएंगे, ग्राफाइट का भी. ठीक है, चलिए ग्राफाइट के लिए पैराग्राफ लिखेगा. इन ग्राफाइट इन ग्राफाइट इन ग्राफाइट पहले दोनों का पैराग्राफ लिख लो, बाद में नीचे डायग्राम बना लेना. ठीक है. इन ग्राफाइट ईच कार्बन एटम इज इन ग्राफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम. वहां लिखे थे ऊपर फोर अदर कार्बन एटम, यहां पे ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स. Three other carbon atoms in the same plane, in the same plane, in the same plane. Same plane का मतलब अगर एक कार्बन यहां है तो बाकी तीनों भी इसी प्लेन में है. ये पहला है ना, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों वहीं पर हैं. बट डायमंड में क्या हो रहा था, एक अगर यहां है तो बाकी चार, मतलब जिससे वो चार से कनेक्टेड है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है. तो दे आर इन द स्पेस, क्रिएटिंग अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. और ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल रिंग बना रहा है, और हेक्सागन तो आप पेपर में बना सकते हो ना, इट इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर. हेक्सागन इज अ प्लेनार स्ट्रक्चर, तो यू कैन ड्रॉ इट ऑन अ पेपर, क्योंकि पेपर भी प्लेन होता है. ठीक है, चलिए तो क्या लिखे, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स
in the same plane, forming hexagonal rings. Forming hexagonal rings. Forming hexagonal rings. Full stop. One of the bond is a double bond. One of the bond is a double bond, जो कि थोड़ी सी वीक नेचर की होगी, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो सकता है जो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. ठीक है. वन ऑफ द बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड. ठीक है. फुल स्टॉप. ग्राफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय graphite structure is formed by graphite structure is formed by these hexagonal rings. These hexagonal rings. These hexagonal rings in the form of layers. In the form of layers. In the form of layers placed one above the other. एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, है ना. और ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं. स्लिपरी नेचर के कारण ही इसको अपन लुब्रिकेंट बनाने में यूज कर रहे हैं, ग्रीस. ठीक है. तो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स प्लेस्ड वन अबव द अदर. फुल स्टॉप. द लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर. The layers are held together. The layers are held together by weak forces. By weak forces. By weak forces. So that they can move over the other layer. So that they can move. So that they can move over the other layer. एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर सकती है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर से अट्रैक्टेड नहीं है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स वीक है, तो वो मूव कर सकती है ओवर द अदर लेयर. एंड देयरफॉर ग्राफाइट हैज स्लिपरी नेचर. एंड देयरफॉर ग्राफाइट हैज स्लिपरी नेचर. एंड देयरफॉर ग्राफाइट हैज स्लिपरी nature. SLIPPERY. Slippery nature. And is used as lubricant. And is used as lubricant. And is used as lubricant. ब्रैकेट में लिख भी लेना, ग्रीस. Used as lubricant. 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 ब्रैकेट में ग्रीस. लास्ट लाइन लिखेंगे. ग्राफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Graphite is also a good conductor of electricity. Graphite is also a good conductor of electricity. ठीक है. तो इन दोनों के डायग्राम्स आप लोग बना लेना, है ना, ग्राफाइट और डायमंड का. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बकमिंस्टर फुलरीन करेंगे, है ना. एक चीज सुनते जाओ अभी. कार्बन का यूनिक नेचर. अभी कुछ हिलो डुलो मत. कार्बन का यूनिक नेचर हमको एक बार डिस्कस करना है, क्योंकि अभी तक अपन सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे हैं. अपन पर चैप्टर तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है ना, पर पहले अपन स्टडी करें कि कार्बन कैसा होता है ना, कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, तभी तो हम उनके कंपाउंड्स बना पाएंगे ना. तो कार्बन के 3 यूनिक नेचर होते हैं. पहला यूनिक नेचर क्या होता है कि कार्बन बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है अपने ही एटम की. बाकी लोग ऐसा करना चाहे ना तो बीच में उनकी चेन टूट जाती है बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट कार्बन कार्बन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो ये सेल्फ लिंकेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ लिंकेज. नाम से समझ में आ रहा होगा ना, सेल्फ लिंकेज. आपस में ही ये बड़ी बड़ी चेन बना सकते हैं. आप सोचिए कि 100 कार्बन का भी चेन बन सकता है, तो एक कंपाउंड में 100 कार्बन भी हो सकते हैं कनेक्टेड बैक टू बैक. पर ऐसा अगर आप किसी और में करोगे ना तो उनकी चेन बीच में टूट जाएगी. तो इस प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बोलते हैं, या बोलते हैं कैटिनेशन. क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. ये एक प्रॉपर्टी कार्बन के पास है और दूसरों के पास नहीं है.
इसलिए हम कार्बन की अलग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ये पहला नेचर। दूसरा टेट्रावैलेंसी। क्या है ये? टेट्रावैलेंसी का मतलब, वैलेंसी तो आप लोग पढ़े हैं ना, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी वैलेंसी 1, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसकी वैलेंसी 2, क्लोरीन ने 1 गेन किया तो उसकी वैलेंसी 1, ऑक्सीजन ने 2 गेन किया तो उसकी वैलेंसी 2। तो वहां लॉस और गेन करके वैलेंसी बताते थे, यहां शेयर करके वैलेंसी बताएंगे। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने? चारों। 4 शेयर करने रखता है तब तो 4 एटम आते हैं अपने अपने, एक एक एटम दे करके 8 बनाते हैं उसको। पर अल्टीमेटली कार्बन की तरफ से कितने गए? तो कार्बन टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट होता है। इसलिए कार्बन हर बार 4 बॉन्ड बनाता ही है। अब देखना, अभी आपने देखा जैसे ग्राफाइट में 3 ही थे, तो एक के साथ उसने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड बना दिया, ताकि अल्टीमेटली बॉन्ड कितनी हो जाए? 4। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो 4 बॉन्ड चारों हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो एक कंपाउंड, 3 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक उसका मन किया क्लोरीन के साथ बनाने का, ये अलग कंपाउंड। उसका मन क्या किया है? 2 क्लोरीन के साथ बनाते हैं बॉन्ड, ये भी एक कंपाउंड। अब क्या मन करेगा उसका? 3 क्लोरीन के साथ बनाएंगे, तो तीनों क्लोरीन आ गए। और आखिरी आपको याद है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वहां पे तो चारों जन क्लोरीन थे। आपने देखा एक ही कार्बन कितने कंपाउंड्स बना सकता है। तो आप सोचिए, अभी तो एक कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, उसमें भी अपन ने अभी 2 ही एलिमेंट के साथ खेले हैं, H और Cl, है ना। और सोचो कि Cl के जैसे और कौन कौन होते हैं? क्लोरीन के जैसा फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के जैसा आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है। वो सब रिप्लेस करते जाओ, अलग अलग कंपाउंड बनते जाएगा। और ये तो सिर्फ अभी अपन 4 हैलोजन की बात किए हैं, है ना। ऑक्सीजन भी तो है, उनके साथ भी कंपाउंड बनाएंगे। और ये अभी सिर्फ एक कार्बन की बात है, 2 कार्बन के अलग इतने सारे कंपाउंड बनेंगे, 3 के अलग बनेंगे। और मैंने क्या कहा, ये तो 100 कार्बन भी एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई इतने सारे कंपाउंड्स बन गए कार्बन के। एंड थर्ड एंड द लास्ट यूनिक नेचर ऑफ कार्बन वो है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हमने ग्राफाइट में देखा कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी, तो वो डबल बॉन्ड ही बना सकते हैं, और वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। आप सोचिए कि 2 ही कार्बन में 3 टाइप की वैरायटी बन सकती है। 2 कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, अलग कंपाउंड, 2 कार्बन डबली बॉन्डेड है, अलग कंपाउंड, और 2 कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है, अलग कंपाउंड। एम आई क्लियर? तो ये 3 नेचर है कार्बन के, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई। एम आई क्लियर? तो यहां तक तो अपन कार्बन के बारे में ही पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास से हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, जो सबसे बेसिक एलिमेंट है। कार्बन और हाइड्रोजन तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे ही होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। इनके अलावा फिर और तीसरा आइटम भी आ सकता है, चौथा भी आ सकता है, बट ये दोनों तो रहते ही हैं हर कंपाउंड में। इन एवरी कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। डायग्राम बस बना के लेके आना ग्राफाइट और डायमंड का, सुन रहे हैं क्या?